वापस आए इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, तो हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से ही बाहर से जो आने वाले हमलावर थे उनकी जद में रहा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट देख ले, जो जो मुस्लिम कातिल हैं उनको देख ले, मोहम्मद बिन कासिम को देख ले, मुगल अंपायर देख लें। बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मुगल अंपायर ने इंडिया को, या इंडिया की जो वेल्थ है इसको, उसको किस तरीके से लूटा है और एक्सपोर्ट किया है, इसके ऊपर मैं पूरी एक सीरीज बनाने का सोच रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस सीरीज को अपने चैनल के साथ साथ अंकुर आर्य के चैनल पर भी बताऊं, ताकि लोगों को अपनी हिस्ट्री पता हो कि मुगलों ने हमारे साथ क्या किया है। पाकिस्तान में एक ड्रामा आजकल चल रहा है तगरल के नाम से। पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान में कोई टर्किश ड्रामा चला है, लेकिन इस ड्रामे को बहुत ज्यादा हाइप इसलिए मिली है क्योंकि टर्किश प्रेसिडेंट जब आए थे पाकिस्तान, तो इमरान खान के साथ मिलकर जो है उन्होंने कुछ बात बात की, और इमरान खान ने जाती तौर पर इसको डब करवाया, और डब करवाने के बाद ये डिसाइड किया कि ये पीटीवी पर चलेगा। हम पाकिस्तानियों के साथ ना एक बड़ा अजीब सा मसला है, और वो अजीब सा मसला ये है कि हम पाकिस्तानियों को आइडेंटिटी क्राइसिस, कई जो आइडेंटिटी का जो बहरान है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो बहुत ज्यादा है। और वो कैसे है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम पाकिस्तानियों का जो नेशनल एंथम है ना, वो पर्शियन लैंग्वेज में है, फारसी में है। हमारा जो कानून है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंग्लिश में है। हमारी जो लैंग्वेज है, जो जुबान है, वो उर्दू है। हमारा जो, मतलब पाकिस्तान का, मेरा तो नहीं पाकिस्तान का जो मजहब है वो अरबी में है। ड्रामे जो है वो टर्किश है। फिल्में जो है वो इंडियन है और हमारी जो विशेस है, हमारी जो ख्वाहिशात है, वो यूरोपियंस है। इस हद तक हमारा जो है आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो चला गया है। अब इस आइडेंटिटी क्राइसिस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान पर जो हुक्मरान एलीट है, जो रूलिंग एलीट है, उसकी बड़ी शिद्दत के साथ ये ख्वाहिश रही है कि इस मुल्क में बसने वाले लोगों को जो सकाफती और जज्बाती शनाख्त है, या जो कल्चरल और इमोशनल आइडेंटिटी है, वो कुछ ऐसी मिले कि इसके बाद वो अपनी हिंदुस्तानी तहजीब जो है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो इंडियन रूट्स हैं, उससे कट कर रह जाए। इस सारे प्रोसेस में हुक्मरान एलीट का ही पूरा कसूर नहीं है, बल्कि इसमें पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअल एलीट जो है पाकिस्तान की, वो भी इस सारे प्रोसेस में शामिल रही है। पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल एलीट जो है वो कोई प्रोग्रेसिव सेकुलर या ह्यूमनिस्ट नहीं है, जो अपने ख्यालात और अपनी राइटिंग से एक ऐसा नैरेटिव बनाए जो गैर जानबदार हो, और अपनी कौम को सिखाएं कि आपको बायस हुए बगैर सोचना और समझना है। तो ऐसा है नहीं। यहाँ तो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये जो दानिश्वर हैं, वो भी बड़े मजहबी, कट्टर किस्म के मजहबी हैं। जो कॉलम लिखेंगे तो भी इस्लाम का तड़का लगाएंगे, नावल लिखेंगे तो भी इस्लाम का तड़का लगाएंगे, और जो बेवकूफ हैं उनको बेवकूफ से मजीद बेवकूफ बनाते चले जाएंगे। अगर हम वापस आए इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, तो हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से ही बाहर से जो आने वाले हमलावर थे उनकी जद में रहा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट देख ले, जो जो मुस्लिम कातिल हैं उनको देख ले, मोहम्मद बिन कासिम को देख ले, मुगल अंपायर देख लें। बल्कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये मुगल अंपायर ने इंडिया को, या इंडिया की जो वेल्थ है इसको, उसको किस तरीके से लूटा है और एक्सपोर्ट किया है, इसके ऊपर मैं पूरी एक सीरीज बनाने का सोच रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस सीरीज को अपने चैनल के साथ साथ अंकुर आर्य के चैनल पर भी बताऊं, ताकि लोगों को अपनी हिस्ट्री पता हो कि मुगलों ने हमारे साथ क्या किया है। फिर मुगलों के अलावा अगर आप अंग्रेज देख लें, इन सब ने क्या किया है, इन सब ने हिंदुस्तान का नमक खाया है। और जुल्म की बात ये नहीं है कि हमलावर जो थे वो सिर्फ मालो दौलत लूट कर ले जाते थे, बल्कि इस धरती के बेटियों,
बेटों को और बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाते थे। और इससे भी बड़ा जुल्म ये कर गए कि आने वाली जो नस्लें थीं, उनसे उनकी आइडेंटिटी भी छीन कर ले गए। जब ये आइडेंटिटी छीन कर ले गए, तो जो बच गए थे, वो बेचारे एक इज्तमाई नफ्सियाती बहरान का शिकार हो गए। हमारे यहाँ कुछ लोग जो है वो अभी भी अपनी शनाख्त से भागते हैं, और उनको लगता है कि अगर हम अपने आप को इंडियन आइडेंटिफाई करेंगे, इंडियन के तौर पर अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये शायद हमारी बेइज्जती होगी, हमारी हमारी इज्जत में कोई फर्क आएगा। वो क्या करते हैं कि अपने आप को बड़े वो जो वहशी हमलावर थे, अरब थे, ये टुर्क थे, उनके साथ अपने आप को जो है ना वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो फिर क्या करते हैं कि जो जो इन हमलावरों का जो हुलिया है, उनकी सकाफत है, उनकी ज़बान है, उनका लहजा है, उनकी डाइट है, उनकी जो हैबिट्स थी, या जो उनका तर्ज ज़िंदगी था, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। और अपनी मकामी जो तहज़ीब और सकाफत है, उसके सब चीज़ों को जो है ना वो हिकारत या नफ़रत की नज़र से देखते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, ये शक्ल ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई दूसरा देख रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा फनी सी लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत डेप्थ वाली, एक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, गैर महसूस, महरूमी से भरी हुई और बहुत ज्यादा काबिल रहम हालत है हमारे इंडिया में। तो मुझे नहीं पता किस तरह होता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ जब मैं देखता हूं तो मुझे ये सारी चीजें जाती तौर पर फील होती हैं। लेकिन फिर जब हम इनको किसी धोखे से निकालने की कोशिश करते हैं, तो आगे से एक अजीब सा रिएक्शन आता है। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे हम इनके जख्मों पर नमक लगाने वाले हैं, हम इनके दुश्मन हैं। हम इनके दुश्मन नहीं है, हम इनको अपनी रियल आइडेंटिटी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, इनको बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग असल में हैं क्या। ठीक है, जब मजलूम इस बात को समझ गया, तो वो फिर शनाख्ती बहरान के चक्कर से निकलकर जबर, तशद्दुद, बेशुमार गुनाहों के खून से रगी हुई जालिम की शनाख्त को अपने ऊपर ठूसना, उसका नकाब पहनना जो है ना, वो अपने आप को उससे निकल आता है, उसको उसको फेंक देता है। लेकिन मजलूमी की एक लंबी दास्तान है कि आज हमारे पास, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी मुसलमानों के पास अपनी शनाख्त ही जो है वो बाकी नहीं बची। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी रगों में किसी तुर्क का खून नहीं दौड़ रहा, हमारी रगों में किसी अरबी का खून नहीं दौड़ रहा। हम इंडियंस हैं, हमारी सकाफत जो है वो इंडियन है। अ, अभी कुछ अरसा पहले जो है वो सोशल मीडिया पर वादी सिंध जो है, जो जो इंडस सिविलाइजेशन है, उसके राजा दहार और जो अरब का हमला आवर था मोहम्मद बिन कासिम, उसके हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी दिलचस्प बहस जो है वो चली, जो पहले मैंने कभी नहीं देखी। धरती ज़ादे अपनी तहजीबी शनाख्तों से, अगर तहजीबी शनाख्त की जो जड़ें हैं उनसे जब कट जाते हैं, तो शनाख्त का बहरान पैदा हो जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो जाता है, और गैर महसूस तौर पर शख्सी और इज्तमाई कौमी बहरान में बदल जाता है। जो पाकिस्तान में होता हुआ मुझे नजर आया, इंडिया की डिवीजन से लेकर आज तक हमें यही सिखाया गया, सदियों से हमारे माँ बाप जिस रस्मों रिवाज के साथ जीते थे वो हमारे नहीं है, ये बताया गया हमें। हमारा इस धरती से कोई ताल्लुक नहीं रहा, बल्कि हमारा ताल्लुक तो आजकल सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान, खासतौर पे पाकिस्तानियों ने अरब से जोड़ लिया। अब हमारा अरब से क्या ताल्लुक है? हमारी तमाम अखलाकियात जो है वो हमने रस्म रिवाज जो है ना वो बदल लिए, अखलाकियात हमने अब बदल लिए, और आजकल जो है वो हमने एक नया अब्बू बना लिया, वो है अर्तगरल गाजी। भाई, ड्रामे बनाने, देखने, एंजॉय करने को कौन गलत कहता है? मसला उन खोते दिमागों का है जो हर गैर हिंदुस्तानी चीज को आइडियलाइज करते हैं, और जिस मर्जी चीज को इस्लामी तड़का लगाकर दे दो, इनको अपनी शनाख्त के लिए जो है ना वो तरसते हुए ये कूद पड़ेंगे उसमें। ये भी नहीं देखेंगे कि तारीखी हकायक क्या है। जिस अर्तगरल को हम हीरो और हरकुलिस का बच्चा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में ये
भी नहीं देखते कि उसकी जिंदगी क्या थी, क्या वो मुसलमान था या नहीं था। बस अगर इस्लाम का तड़का लगा हुआ है तो वो उनके लिए काबिल कबूल है। अब अर्तगरल की जो पूरी जिंदगी है, अगर मैं आपको आज एक फनी सा इंसिडेंट बताने लगा हूं कि उस अर्तगरल की पूरी जिंदगी में उसके अंडर जितने एरियाज थे वो बेसिकली दो सिटीज थे, दो कस्बे थे, एक सगोत और एक नबी शहर। आज इन दोनों शहरों के दरमियान सड़क बन गई हुई है और इस टोटल सड़क के जरिए जो टोटल डिस्टेंस है वो 85 किलोमीटर का है। मतलब मुंबई के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का भी डिस्टेंस नहीं बनता टोटल, इस जो इस्लामी हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। अब वो इस्लामी हीरो था या नहीं था वो मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये बात तो ये एक तरफ तो ये देखें कि इस जो जो इस्लामिक हीरो के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है उसके अंडर जो एरियाज थे वो दो सिटी और उसके अलावा छोटे छोटे फोर्ट थे जो बाजंतीनियों के पास थे, मतलब इसके पास भी नहीं थे। फिर अर्तगरल और उसके बाद जो उस्मान खान आता है वो कई लंबे अरसे तक इन फोर्ट्स को लेने के लिए बाजंटीनियंस के साथ जो है वो लड़ते रहते हैं। 90 साल की उम्र में अर्तगरल भाई का इंतकाल होता है और उसकी टोटल कामयाबी दो गांव, यानी ये दो सिटीज और उसके दरमियान का जो एरिया है वो बनता है। अर्तगरल के बारे में तारीख में बहुत कम लिखा गया है और उसकी वजह यही थी कि तुर्की वालों ने ड्रामा बनाने के लिए अर्तगरल को चुना। वो चाहते तो वो सुल्तान सुलेमान को चुन सकते थे, वो चाहते तो अब्दुल हमीद दोम को चुन सकते थे, लेकिन अर्तगरल को इसलिए चुना था कि सुल्तान सुलेमान और अब्दुल हमीद दोम जो थे वो ज्यादा मशहूर थे, इन्होंने इसको हाईलाइट करना था। फिर फिर आगे चल के तारीख जो है वो हमें ये बताती है कि अर्तगरल के मरने के बाद उस्मान ने जो है वो इस इलाके को एक्सपेंशन दी। फिर अगले कुछ सालों में जो ओटोमन एम्पायर था वो अपनी कुवत को बढ़ाते चले गए। फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह का दौर हुक्मरानी शुरू होता है और उसके उसके सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो फतह किया जाता है और फिर वहां से जो है वो ऑटोमन एम्पायर की जो बुनियाद है या जो बेसिस है वो शुरू होती है। इसी सुल्तान मोहम्मद फातेह के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसने अपने भाई को डबोकर मार डाला था। वो इतने पर नहीं थमे और असूल कायम किया कि जो कोई इक़्तिदार में आए वो अपने तख्त के दावेदार जो भाई हैं या जो रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, उनको कत्ल कर दे। भाइयों की गर्दन जनी का सिलसिला सुल्तानी जो उस्मानी जो सल्तनत थी, जो ओटोमन एम्पायर था, इसने बड़ा जबरदस्त इसमें हमें नजर आता है। सुल्तान मुराद सालिस जो था, जो जो तीसरा सुल्तान सुल्तान था, सुल्तान मुराद, इसने अपने 5 भाइयों को इस डर से मार दिया था कि ये तख्त के दावेदार बन जाते हैं। फिर इस मुराद सालिस का जो बेटा था वो अपने अब्बा से भी कई कई कदम आगे निकल गया। उसने अपने 19 भाइयों को जो है ना वो इसलिए कत्ल कर दिया था कि कहीं ये जो है ना वो तख्त के दावेदार ना बन जाए। मतलब सीधे से लफ्जों में जो कुतखाना मोहम्मद के वक्त से शुरू हुआ था वो कुतखाना फिर ओटोमन एम्पायर तक ही चलता रहा कि छीनो झपटो कब्जा करो मारो और इक़्तिदार चलाओ। फिर अगली चंद सदियों में जो ओटोमन एम्पायर है ये अब इसकी जो शान शौकत थी, ये जो एक्सपेंशन थी वो कायम नहीं रह सकी। उसकी वजह ये थी कि एक तो प्रिंटिंग प्रेस इजाद हो गई थी, फिर अमेरिका दरियाफ्त हो गया था, और यूरोप के हाथ जो इल्म और जो नेचुरल रिसोर्सेस थे उनके बहुत लंबे खजाने उनके हाथ लग गए थे और इनका जो उस्मानी थे या जो ओटोमन्स थे वो मुकाबला ना कर सके, फिर कमजोर होते गए। 19वीं सदी में एक वक्त ये भी आया कि रशियन सल्तनत के खिलाफ जो ओटोमन्स थे उनको अपने डिफेंस के लिए एक ही गारंटी उनके पास बची थी, वो फ्रेंच थे और ब्रिटिश थे। फिर इस जो इनकी जो जो ताकत थी जो घटती जा रही थी कंटिन्यूअसली, उसको बचाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की। रियासत को सेकुलर बनाया, सेकुलर इसलिए बनाया कि यूरोपीय इलाकों में जो इसके टर्की के जो यूरोपियन इलाके हैं
उसमें जो क्रिश्चियंस हैं वो खुश रह सकें। फिर उन्होंने फौज को और जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें काफी सारी अमेंडमेंट्स की, मजहब को भी जो है ना उसमें भी इस्लाहत की, लेकिन कोई भी हरबा जो है ना वो फिर इनको बचा नहीं सका। सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों ने अपनी औरतों को जो है ना वो चूना लगाया, खिलाफत के नाम पर उनका जेवर इकट्ठा करके बेचा, फिर भी जो है ना वो सल्तनत उस्मानिया जो है वो डूब गई। अब ये किसी दिन ये लंबी दास्तान है कि जो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों ने अपनी औरतों को चूना कैसे लगाया है। अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो शायद उसको मालूम होगा, लेकिन अगर कहेंगे तो मैं फिर किसी दिन एक डिटेल के साथ जो है ना वो वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पर भी। और वैसे भी ये एक अजीब कहानी है कि जब अंग्रेज इंडिया पर हाकिम था, आजादी के लिए लोग लड़ रहे थे, तो मुसलमानों का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसे अपनी धरती से ज्यादा ओटोमन अंपायर की पढ़ाई हुई थी, और उस ओटोमन अंपायर को बचाने के लिए बाकी मुल्कों के मुकाबले में कहीं ज्यादा शिद्दत से हमारे मतलब इंडिया में मुतालबात शुरू हो गए थे। फिर इस मुहिम को तहरीक खिलाफत का नाम भी दिया गया था, कुछ मौलवी इसमें इन्वॉल्व थे। अम, आप अगर पढ़ना चाहें तो ये इसके बारे में पढ़ सकते हैं, तहरीक खिलाफत के बारे में। मौलाना हजरात जो थे वो आम मुसलमानों को बताते थे कि खिलाफत को बचाने की मुहिम में शिरकत करना जरूरी है। फिर क्या था कि आम मुसलमान जो पहले से ही तैयार हुए बैठे थे वो ब्लैकमेल होते गए, औरतों ने अपनी चूड़ियां बेच दी, बालियां बेच दी, खिलाफत कमेटियां को दे दी, खेल खत्म, सोना जेवर हाजम, वो गई खिलाफत, वो गया ओटोमन एम्पायर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी इस शिद्दत के साथ कोई तहरीक मुसलमानों ने तालीम के लिए चलाई, एजुकेशन के लिए चलाई? कभी नहीं, और ना कभी चलेगी। क्योंकि मुसलमानों को इल्म से क्या लेना देना है? इनके पास तो कुरान है, इनके पास जंतर मंतर अलॉगरिथम फार्मूले सारे कुछ पहले ही लिखे हुए हैं। आज 21वीं सदी में जहां पर हमारे पास सेट मतलब लोग मार्स पे पहुंच गए हैं, हमारे पाकिस्तान में आज आज के दिन में इस वीक के अंदर पिछले 2 वीक से ये बहस चली हुई है, क्या जमीन घूमती है कि नहीं घूमती। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अर्तगरल के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अर्तगरल जाती तौर पे क्या था। उर्दू में इस जो ओटोमन एम्पायर है इससे रिलेटेड एक किताब लिखी गई थी डॉक्टर मोहम्मद उजैर की। ये किताब जो है वो तकरीबन इसकी 2 जिल्दें थी, यानी 2 एडिशन थे, और इसका नाम था दौलत उस्मानिया। ये मेरे ख्याल में पता नहीं लाहौर में शायद शाये हुई है या दारुल मुसन्निफीन के इदारे ने इसको शाया किया था। अब इसका जो दिबाचा था वो सैयद सलमान नदवी ने लिखा था, और इस किताब का मकसद जो था वो मुसलमानों को तुर्कों के जो कारनामे थे वो बताना था। वही कोशिश जो इमरान खान कर रहे हैं ये पहले भी हो चुकी थी। अब डॉक्टर उजैर जो है वो तस्लीम करते हैं कि सुलेमान शाह और अर्तगरल नॉन मुस्लिम थे, और इस कबीले का पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया वो अर्तगरल का बेटा उस्मान था। ठीक है। अब वो अपनी इस स्टोरी में एक वेस्टर्न राइटर की एक एविडेंस के तौर पर लिखते हैं कि 13वीं सदी की इब्तदा में खुरासान और मारवान नहर के दूसरे शहरों दूसरे इलाकों की जो कौमें एशियाई कोचक की सरहदों पर नमूदार हुई, उनके इस्लाम लाने का कोई जिक्र किसी तारीख में नहीं मिलता। खुद उस्मानियों के मुअर्रिख नशरी के बयान से भी ये इशारा मिलता है कि उस्मान का मुअर्रिस आला सुलेमान शाह और उसके साथी जो अपने वतन से निकल खड़े हुए गैर मुस्लिम थे। 12वीं सदी और उसके बाद के सयाहों की कई शहादतों से ये मालूम होता है कि ये कौमें बुत परस्त थीं। इन मुख्तलिफ टर्किश कबीलों ने उस जमाने में जो उस एरिया में दाखिल हुए थे अपने आप को एक इस्लामी माहौल में पाया। उस्मान और उसके कबीला के इस्लाम लाने से उस्मानी कौम पैदा हुई, ओटमन जो है वो इस्लाम की तरफ आए। इस तब्दीले मजहब का नतीजा जो था वो फिर उन्होंने जब इस्लामी हिस्ट्री पढ़ी तो फिर उस्मान ने जो है वो अपनी कंक्वेस्ट वगैरह जो है वो शुरू की और इलाके की जो एक्सपेंशन है वो शुरू की।
अर्तगरल और उस्मान एक देहाती सरदार की हैसियत से सहुवत में सीधी सादी जिंदगी बसर करते थे। उनकी इस जमाने की किसी जंग या फतह का जिक्र तारीख में नहीं मिलता। अर्तगरल के ताल्लुकात अपने पड़ोसियों के साथ बिल्कुल सुलह और दोस्ती वाले थे। नशरी कहता है कि इस मुल्क के काफिर और मुस्लिम दोनों अर्तगरल और उसके लड़के की इज्जत करते थे। काफिर और मुस्लिम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उस्मान अपने पड़ोसियों पर हमलावर होता है, उनके कलों को फतह करता है और लोगों में एक तबलीगी जोश पैदा करता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर ये सारे मामले शुरू होते हैं। तो प्यारे प्यारे मुसलमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को, अपने जो जिनको डैडी बनाने चल पड़ते हैं, पहले उस डैडी की जो है वो पहले हिस्ट्री पढ़ लिया करें कि वो डैडी जो है वो मुसलमान थे भी कि नहीं थे। उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री से पढ़ लिया करें, हिस्ट्री से देख लिया करें कि वो क्या थे क्या नहीं थे।